So, okay, students, today's topic of discussion is abnormal molar mass. ठीक है, पहले आप समझिए मोलर मास क्या है। कल मैंने आपको हिंट भी दिया था। मोलर मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, वो जो है उसका मोलर मास होता है। अब जाने आपके नॉर्मल मोलर मास क्या है, तभी तो एबनॉर्मल को समझेंगे। नॉर्मल मोलर मास का मतलब यहां पे है नॉर्मल मोलर मास का जो नॉर्मल मोलर मास यहां पर उसका मतलब है कि सपोज आपने ग्लूकोज जिसका मोलर मास है 180, उसको आपने सॉल्वेंट में डाला सॉल्यूशन बनाने के लिए, और अब उस सॉल्यूशन में जब वो ग्लूकोज प्रेजेंट है, अब उस ग्लूकोज के मास को हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर उस सॉल्यूशन से आने वाला मास उस ग्लूकोज का 180 ही आता है, तो समझ जाइए वो मोलर मास नॉर्मल मोलर मास है। इज इट क्लियर? नॉर्मल मोलर मास क्लियर है? ईशा, करण, विपिन, दिशांत, आयुष। यस सर। आप बीच बीच में बोला करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि यू आर कनेक्टेड। मोलर मास क्लियर है? नॉर्मल मोलर मास क्लियर है? नॉर्मल का मतलब है कि जैसे नॉर्मल मोलर मास का मतलब है, क्लियर हुआ बात? नॉर्मल मोलर मास क्या है बताओ जरा मुझे फटाफट जल्दी से, टाइम इज रनिंग आउट। नॉर्मल मोलर मास क्या है अंजलि? दिशांत? यस सर। नॉर्मल मोलर मास क्या है? सर आप सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर एक बार नॉर्मल दोबारा मोलर बता मास का दीजिए। मतलब है कि सॉल्यूट का मोलर मास जो सॉल्यूशन बनाने से पहले है, जैसे ग्लूकोज का 180 है, जब हमने उसको वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन बनने के बाद हमने उस सॉल्यूट के मोलर मास को किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब स्टडी किया, तो हमने पाया कि उसका मोलर मास 180 ही है, मतलब कोई चेंज नहीं है। तो उस रेफरेंस में हम उसको हम मोलर मास कहते हैं, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है। अब अगर ग्लूकोज का मोलर मास 180 है और सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड किया और वो डिफरेंट आ जाए, या तो वो 180 से कम आ जाए या 180 से ज्यादा आ जाए, तो उस तरह से आने वाले मोलर मास को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। इज इट क्लियर? एबनॉर्मल मोलर मास क्लियर है क्या? आगे चलूं? यस सर। तो टेक्निकली डेफिनेशन को पे जाने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने अभी बताया है, आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है नहीं? यस सर। एबनॉर्मल मोलर मास, तो ध्यान दो इधर। सपोज हमने अभी मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया। ग्लूकोज तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि वो ना तो टूटता है ना जुड़ता है, वो ऐसा रहता है, और उसका जो मोलर मास आता है वो नॉर्मल मोलर मास होता है। लेकिन इसके प्लेस पे अगर हम सॉल्यूट केसीएल ले और केसीएल को वाटर में डालें, जिसका मास है 74.5 ग्राम मोलर मास, तो आप देखते हो यहां दो आयन बने, यानी कि 1 मोल केसीएल
ने 2 मोल ऑफ आयन दिए सॉल्यूशन में, तो अगर 1 मोल से जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 0.52 केल्विन का राइज होगा, तो 2 मोल से कितना होगा, 2 के इंटू कर देंगे तो 1.04 का एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में। ये बात क्लियर है क्या? KCl 1 मोल था, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद उसने 2 मोल्स ऑफ आयन दिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए तो डेफिनेटली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डबल हो जाएगा, मतलब उसका जो एलिवेशन हुआ है वो डबल हो जाएगा, उसका वैल्यू डबल हो जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर एथेनोइक एसिड लें, एसिटिक एसिड लें, तो वो एसोसिएट हो जाता है, मतलब डिसोसिएट ना होके एसोसिएट, 2 मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल में आ जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आधे रह जाते हैं, तो डेफिनेटली जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा, मतलब वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना 1 मोल से बढ़ना चाहिए था। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस हो गए, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती है। इसलिए जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो जो हमारा वेरिएशन है, जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, जो हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी आधा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हुए तो वैल्यू डबल हो जाएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और आधे हुए तो आधी हो जाएगी। ये बात क्लियर है सभी को? आगे चलो। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो या तो डिसोसिएट हो जाता है या वो एसोसिएट हो जाता है। क्लियर? या तो डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है। शैल आई मूव फॉरवर्ड? अचिंत्य, आदित्यराज, करण, nobody is responding. चारवी, यस सर। बेटा रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? मुझे इसी टाइम में टाइम निकल जाता है, इसी उसमें रेस्पॉन्स करते रहा करो फटाफट। जैसे दादी से मम्मी से कहानी सुनते थे ना छोटे छोटे से, और हूं करते रहते थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कीप रेस्पॉन्डिंग। चलिए आगे चलें। यस सर। मोलर मास की डेफिनेशन देखिए अब फिर क्या बनी। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, molar mass of a substance determined by studying any of the colligative properties come out to be either lower or higher than the expected or normal value is called as abnormal molar mass. Clear? जो नॉर्मल मोलर मास था सॉल्यूट का वो डिफरेंट आया। नेक्स्ट देखिए, बस एबनॉर्मल मोलर मास यहीं तक था। एबनॉर्मल मोलर मास को समझने के लिए स्लाइड देख लीजिए। KCl जो डिसोसिएट होगा, KCl एक आयनिक सॉल्यूट है, आयनिक सॉलिड है। इट डिसोसिएट्स टू गिव कैटायंस एंड एनायंस। या मैं कहूं कि इट आयनाइज, क्या कहूं अचिंत्या? KCl ionizes to give potassium and chloride ions, या मैं कहूं KCl dissociates to give potassium ion and chloride ion। क्या बोलूं, जल्दी से बताओ। सर KCl डिसोसिएट। क्यों? आयंस बन रहे हैं, आयनाइज भी तो कह सकता हूं। कोई रेस्पॉन्स करा करो जल्दी से फटाफट,
आगे चलता हूं फिर, टेक्निकल बात है, बताओ जरा। समृद्धि बताए बेटा। यस सर। बता बेटा। केसीएल डिसोसिएट्स, केसीएल डिसोसिएट्स और आयनाइजेस। सर केसीएल जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स होके टूट जा रहा है तो हम डिसोसिएट बोल सकते हैं। अच्छा, आयन, आयन भी तो बन रहे हैं ना। यस सर, 2 आयंस भी बन रहे हैं। तो क्या क्या कहना चाहिए हमें, केसीएल डिसोसिएट्स और आयनाइजेस? तो दोनों ही सही है। दोनों ही सही हैं। अचिंत्य क्या बोलता है? तो दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे भी। दोनों ही सही लग रहे हैं। चलो आज इसके बीच में डिफरेंस बताता हूं आपको। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी आयनिक सॉल्यूट्स हैं, जो आयनिक सॉलिड्स हैं, उनमें कैटायन और एनायन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो बंधे होते हैं। ये बात क्लियर है सबको? आयनिक Yes, कंपाउंड्स sir. में कैटायन एनायन ऑलरेडी होते हैं, बट दे आर बाउंड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अब जैसे उसको सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो टूटते हैं, आयनाइज नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी आयंस होते हैं। तो हम आयनिक सॉलिड्स के लिए हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड्स डिसोसिएट्स इनटू आयंस। क्लियर? तो अब ये पूछो कि सर आयनाइजेस कहां यूज करें फिर, बताओ। कहां करेंगे सर? वेरी गुड। सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब ये वाटर में डालते ही आयंस बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आयंस नहीं थे, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो उसको जब हम सॉल्वेंट में डाला तब आयंस बने। तो हम कहते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, टेक्निकल पॉइंट है, कि जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जिसमें पोलैरिटी होती है, दे आयनाइजेस इन इट्स सॉल्वेंट, while ionic solids they dissociates in their solvents, or we can say in solutions. तो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में अंतर क्लियर हो गया चिंता? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। चलो आगे चलें। यस सर। चलिए, एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन। A molar mass of a substance determined by studying any of the colligative properties come out to be either lower or higher than the expected or normal value is called as abnormal molar mass. नॉर्मल और एबनॉर्मल में अंतर समझ में आ गया? नॉर्मल का मतलब है, ध्यान दें यहां पर, बाय स्टडिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर, जैसे मैंने शुरू में भी एग्जांपल दिया, सपोज हम सुक्रोज ले लेते हैं, सुक्रोज का ग्लूकोज भी, अच्छा यूरिया ले लीजिए, यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60। अब आपने इसको सॉल्यूशन में डाल दिया, इसको सॉल्वेंट में डाल के आपने सॉल्यूशन बना दिया, और उस सॉल्यूशन से हम स्टडी कर रहे हैं उसके मोलर मास को बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यूरिया का मास होता है 60, लेकिन अगर सॉल्यूशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके उसको स्टडी करते हैं, उसका मोलर मास निकालते हैं, अगर वो 60 ही आता है तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल मोलर मास है, और अगर वो डिफरेंट आता है तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर? इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए वांटॉफ आए, उन्होंने वांटॉफ फैक्टर दिया, और ये 1880 में वांटॉफ फैक्टर दिया, और इन्होंने बताया कि जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएटिव हो सकता है, वो एसोसिएटिव हो सकता है। तो यहां से जो वांटॉफ फैक्टर है, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मतलब ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल, जो कैलकुलेटेड ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। कैलकुलेटेड मींस जो हमने उसके एटॉमिक मासेस को जोड़ के निकाला है, उसके एटॉमिक मासेस को जोड़ के जो निकाला है हमने, जैसे NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला है, इससे हमने एटॉमिक मासेस जोड़ के हमने जो निकाला है वो नॉर्मल वैल्यू है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंट से सॉल्यूशन के अंदर निकाल रहे हैं वो
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सो वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास। तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं MC by MO, MC कैलकुलेटेड, MO ऑब्जर्व, और इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये मोलर मास के टर्म्स में है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में है। ये उल्टा है, यहां नीचे यहां ऑब्जर्व है, यहां ऊपर ऑब्जर्व है, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास के अपोजिट होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंजल बताए कैसे होगी? सर लास्ट स्लाइड्स में आपने पढ़ा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, फॉर्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलालिटी था। ठीक है, मोलालिटी का जब फॉर्मूला एक्सपेंड करते हो तो W बाई एम लिखते हो, किसके लिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हो। तो जो M है वो तो नीचे ही आया ना, जो M आया है वो तो नीचे आया है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। मोलर मास बढ़ेगा तो वो घटेगा। सभी फॉर्मूले में देख लीजिए आप, मोलर मास नीचे है। अब न्यूमेरिकल में जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला आई के लिए, वो करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। फटाफट देखिए, ये कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पर। वांट ऑफ फैक्टर, आई फैक्टर की वैल्यू दिया हुआ है। NaCl ये 2 आयन बनाता है तो इसका वैल्यू 2, KCl 2 आयन बनाता है 2, MgSO4 2 बनाता है वो भी 2, K2SO4 भी 3 आयन बनाएगा तो वो 3 वैल्यू है। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली। तो K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होकर 3 आयंस पर मोल देता है, मतलब पर मोल ऑफ सॉल्यूट 3 आयंस बनाता है। तो इसका आई फैक्टर हुआ 3, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब आई के फॉर्मूले से आप इसको निकालें तो आप निकालोगे डिसोसिएटेड बाय टोटल इनिशियल। तो डिसोसिएटेड आयंस कितना हुए? 3। टोटल पहले कितना था? 1। तो 3 by 1 इज इक्वल टू 1। तो आई की वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। अब ध्यान दें, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू कर्सर दिख रहा है आपको, आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। क्लियर? तो मुझे बताओ यूरिया के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? फटाफट जल्दी से बताओ। 1। वेरी गुड। ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है। अब मुझे बताओ एसिटिक एसिड CH3COOH के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताओ। 2 होगी वाटर में, ध्यान दें 2 होगी वाटर में, क्योंकि वाटर में डिसोसिएट होता है और अगर बेंजीन सॉल्वेंट है तो वहां एसोसिएट हो जाता है और वहां इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, मतलब हाफ हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ सॉल्यूट्स का डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉल्वेंट पर भी, कि सॉल्वेंट क्या लिया गया है। नेक्स्ट देखिए फटाफट, आई फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आई फैक्टर जानने के बाद हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले थे, तो चारों में हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा टाइम, हमारे पास 10 मिनट है अब, तो ये हमारे पास सब में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। क्लियर है बात? सारे फॉर्मूले में अगर सॉल्यूट एसोसिएटेड डिसोसिएट होता है। अब फटाफट देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द
टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोस डिसोसिएशन। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो इस मैंने छोटा सा यहाँ पे डेरिवेशन लिया है, इसको देखिए ध्यान से। ए मॉलिक्यूल था, इनिशियली 1 मोल था, और ये N1 B आयंस में टूट गया, N2 C आयंस में टूट गया। तो इधर इनिशियली ये तो 1 मोल है और ये 0 मोल्स है, लेकिन फाइनली यानी कि जब डिसोसिएशन हो गया कंप्लीट, तो 1 माइनस अल्फा इसमें से निकल गया, अल्फा निकल गया और यहाँ अल्फा जुड़ गया। ये मैंने N जो लिखा है, क्यों लिखा है? ये टोटल नंबर ऑफ आयंस है, N1 प्लस N2, ये टोटल N है। तो अब फाइनल स्टेज में जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? टोटल यानी कि वो आपके जो सॉल्यूट है उसके और जब वो आयंस बने उसके। तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, बस। तो ये तो हुआ टोटल। और शुरू में कितना लिया था? 1। तो आई फैक्टर दिस टोटल डिवाइड बाय 1, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया i माइनस 1 n माइनस 1। ये तो एक जनरल डेरिवेशन डिसोसिएशन के लिए। लेकिन अगर सपोज वहां एसिटिक एसिड होता है, अगर वहां एसिटिक एसिड है, तो क्या होगा वहां पे? एसिटिक एसिड है तो यहाँ पे 2 आयंस बने, इनिशियली 1 मोल था, यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, अल्फा निकल गया, अल्फा अल्फा हुआ। तो यहाँ टोटल कितना हुआ? i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कट गया तो 1 प्लस अल्फा रह गया, तो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 हो गया। ध्यान दें, देखो ये फॉर्मूला में ध्यान, जहां मैंने कर्सर घुमा रहा हूं, ये फॉर्मूला हुआ आपका अगर कोई सॉल्यूट आयनाइज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है और वो 2 आयन बना रहा है, तो उसके लिए अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 होगा हमेशा। ध्यान दें, i माइनस 1 ही होगा। अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं यहां से, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कैसे हुआ? ये यहां से c हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है, ठीक है? तो अल्फा 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 हो जाएगा रिएक्टेंट साइड, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और c से इसको मल्टीप्लाई करा। अगर हम c की टर्म्स में लें तो c आ जाएगा इधर, c ब्रैकेट के बाहर, c अंडर ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा c अल्फा c अल्फा। जब इसको k के फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। आगे चलो, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई होगा, ठीक है? Yes, sir. आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, एसोसिएशन देखिए, सेम है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो यहां मैंने एक जनरल डेरिवेशन लिया है, इनिशियली 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 माइनस अल्फा और ये आधा हो गया, अल्फा बाई n। n लिया मैंने, दिस n जितना एसोसिएट हुआ है, यहाँ n की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और आई फैक्टर कैसे निकालेंगे? दिस टोटल डिवाइड बाय इनिशियल 1 था, तो यहां से i की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस अल्फा बाई n, और यहां से डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई n बाई n माइनस 1। ये तो हुआ जनरल डेरिवेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ध्यान दें, एसिटिक एसिड ले रहे हैं और ये बेंजीन सॉल्वेंट में है, तो ये एसोसिएट हो जाता है। तो अगर इनिशियली 1, यहाँ 0, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2। अब टोटल क्या हुआ? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। आई फैक्टर कैसे निकालेंगे? दिस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। तो यहां से जो टोटल आया है फाइनल स्टेज पे डिवाइड बाय 1, तो सीधा सीधा सा i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, वांट ऑफ फैक्टर i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब समझ जाइए, वांट ऑफ फैक्टर अगर एसोसिएशन हो रहा है तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा हमेशा। एसोसिएशन मतलब अगर डाइमर बन रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर डाइमर बन रहा है तो, ठीक है? ट्राइमर भी बन सकता है, टेट्रामर भी बन सकता है, लेकिन आपके यहाँ कोर्स में नहीं है, यहाँ पे डाइमर तक है, और वहां 2 आयंस तक है जो न्यूमेरिकल्स आपको कर रहे हैं आप वहां पे। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ।
एक प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है, सॉल्व प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो जल्दी से। 2 ग्राम of benzoic acid dissolved in 25 ग्राम of benzene shows a depression in freezing point equal to this, molar depression constant is this, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है जबकि वो डायमर बन रहा है। तो डायमर के लिए मैंने वैल्यू आपको बता ही दिया है फाइनल। तो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये देखिए जो आपकी बुक में दिया हुआ है, सीधा सीधा सारी वैल्यूज आपके पास है, तो सीधा वैल्यूज तो M2 वाले फॉर्मूले में रख दिया हमने, M2 निकाल लिया। ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला। लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारा, जो ये रखा नॉर्मल मोलर मास, वो बेंजोइक एसिड का C6H5COH का 122 होता है। तो आई वैल्यू हमने निकाला नॉर्मल बाय एबनॉर्मल, मतलब कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। यहां से हमने आई वैल्यू फाइंड करा, ये आई वैल्यू 122 बाय 241.98 आया, ये आई वैल्यू है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास है एसोसिएशन के लिए, अभी बताया I 1 - x/2, I = 1 - x/2। बस सीधा इसमें आपने I की वैल्यू पुट करनी है, दिस I = दिस। एक तो तरीका ये है, आप पहले मोलर मास निकालो, ऑब्जर्व निकालो, फिर कैलकुलेटेड से उसको कैलकुलेटेड मोलर मास को ऑब्जर्व से डिवाइड करो तो I की वैल्यू आएगी। लेकिन आप डायरेक्टली सीधा फॉर्मूला यूज करके, ये मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है यहाँ पे, सीधा आप यूज कर सकते हो डेल्टा TF I × KFM। विजिबल है? Yes sir. Yes sir. यस सर। ये मैंने सॉल्व करके अलग से डाला। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, आप सीधा फॉर्मूला यूज करो I वाला और यहां से I की वैल्यू निकाल लो। आप सारी वैल्यू दी हुई है आपको, I की वैल्यू निकालो। और M2 की वैल्यू क्या है? लास्ट सॉल्यूशन में हमने M2 निकाला था, अब हमें निकालना नहीं है, अब हमने इसका एग्जैक्ट वैल्यू रखना है 122। ठीक है, जो नॉर्मल है। बस I की वैल्यू आपकी निकल गई, बाकी है सच है, बाकी सब कुछ I की वैल्यू आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। हो जाएगा क्या? Yes sir, आ गया। भाई एक तरीका तो ये है कि आप पहले मोलर मास निकाल लो और फिर कैलकुलेटेड मोलर मास को ऑब्जर्व मोलर मास से डिवाइड कर दो तो I की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो I वाला और वहां से डायरेक्टली I निकाल दीजिए फॉर्मूला रख के। तो कौन सा इजी है? कौन सा ये लगा वाला। easy? ये वाला ज्यादा इजी है। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, I की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाफट। अगली प्रॉब्लम देखिए, ये भी इसी पे बेस्ड है लेकिन ये डिसोसिएशन पे है। वो मैंने एसोसिएशन पे रखी है, डिसोसिएशन पे है। तो यहां बस 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिस, है ना। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल जाएंगे। मोलैलिटी के फॉर्मूले में रखो, मोलैलिटी आ गई, फिर सीधा डेल्टा TF निकाला यहां पे। और डेल्टा TF देखो, ध्यान देना, पिछले न्यूमेरिकल में हमने मोलर मास निकाला था, यहां पे हम निकालेंगे। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डेल्टा TF की वैल्यू आपने फाइंड करी है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड करी। तो वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास है ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड। बस सीधी दोनों वैल्यू, ये हमारी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और सीधा हमारे पास 1.041 I का वैल्यू आ गया। अभी डिसोसिएशन हो रहा है तो मैंने बताया था, अगर एक सॉल्यूट 2 में डिसोसिएट होता है तो ये कंडीशन आती है, मतलब फॉर्मूला ये आता है। तो I = 1 + x, तो सीधा वैल्यू रख के आप इसे निकाल सकते हैं। आगे K का फॉर्मूला रख के सीधा कॉन्सेंट्रेशन जो मोलैलिटी निकाली है वो निकाल के आप रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके असेसमेंट के लिए है। 4 क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज में है और पिछले बोर्ड 10 साल में आया हुआ है। टाइम इज रनिंग आउट, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें। और बस आज इतना ही था। क्लियर है एसोसिएशन डिसोसिएशन? Yes sir. अंजलि मुझे बताएं, अगर एसिटिक एसिड 2 आयन बना रहा है, डिसोसिएट होगा तो I की वैल्यू क्या होगी? फटाफट जल्दी से बताओ। अभी बताया मैंने, एक सॉल्यूट 2 में डिसोसिएट होगा तो I की वैल्यू कितनी आएगी उसकी? जल्दी बताओ।